सर का एक बहुत ब्रॉड बायोडेटा है और आपने सर के लेक्चर में वो अनुभव भी किया होगा कि उनकी जो एक कला है वो एक विशिष्ट प्रकार की। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें ये समय दिया। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना लेक्चर स्टार्ट। Thank you, Praveer ji. We start the class. Today we will discuss about religion, caste and class overlap, and gender. So we will start with what is religion. आप में से कोई मुझे बता सकता है कि what is religion? Religion किसको कहते हैं? So the belief someone follows. The belief someone follows. Yes, sir. Faith and The belief. answer yes. Any other answer? Sir, faith and belief. Way of living. Way of living. और कोई आंसर? Yes. और कोई आंसर? सर ओपियम फॉर मासेस बोल सकते हैं क्या? ओपियम फॉर मासेस हम बात करेंगे ओपियम. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपियम फॉर मासेस? किसने कहा था और व्हाट इज इट्स मीनिंग? लेट्स स्टार्ट अवर आर्गुमेंट विद दैट. ओपियम फॉर मासेस, यस, क्या है ये? कार्ल मार्क्स ने कहा था. हाँ, कार्ल मार्क्स ने कहा था. मतलब क्या था? कार्ल मार्क्स ने भी कहा था, उसके बाद नेहरू जी ने इसको खासा मशहूर किया अपनी बुक में. तो क्या मतलब है ओपियम फॉर मासेस का? Sir, the religion works as a opium for people. Means? Can you elaborate? सर ह्यूमन को ना एक हायर अथॉरिटी चाहिए होती है रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रहने के लिए. तो उसके अंदर सर वो जो रिलीजन होता है ना वो एक हायर अथॉरिटी की तरह काम करता है कि कैसे जीना है. तो सर इस तरह वो उसी के नशे में रहता है. ओपियम का क्या मतलब है? हायर अथॉरिटी इज ओके, यस. इसमें ओपियम कहाँ रिलेवेंट है? क्योंकि सर ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना. ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. एनी अदर आंसर? यस. गुड इवनिंग सर. सर धर्म का बेसिकली अर्थ किसी संप्रदाय से नहीं होता, बल्कि ये एक धारणा होती है जो कर्तव्य, आचरण और नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई होती है और एक जीवन जीने का एक सही तरीका होता है जो व्यक्तिगत और सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए जिया जाता है, जैसे कि सही सत्य, अहिंसा या फिर न्याय और जो भी कल्याणकारी जो काम होते हैं उन पर आधारित होता है. वही एक सच्चा मनुष्य कहलाता है जो सच्चा मानवीय कर्तव्य के साथ अपने जीवन को जीता है. वही धर्म होता है. इसके कई पहलू होते हैं, जैसे कि कर्तव्य, ड्यूटी हो गया अपना, या फिर अपनी मोरल वैल्यूज हो गया, और फिर मानवता के लिए किए गए अपने जो भी कार्य है, जैसे जाति पाति से इन सबसे ऊपर होके जो कुछ है वो वही धर्म है. और आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम हो रहा है, जैसे मन की शुद्धि, कर्म, मन, बुद्धि, उन सब से के लिए. तो दैट इज कॉल्ड रिलीजन, धर्म. यस नीलम, आई एग्री विद योर डेफिनेशन. एक और अगर आप पर्सपेक्टिव जोड़ दें तो सर हम इसमें यस विजय सर हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे ओपियम का काम होता है नशा कराने का, तो वैसे ही उनका कहना था कि लोगों को ओपियम मतलब धर्म जो है वो ओपियम की तरह है जो लोगों को चटा दिया जाता है और उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म कर देता है, मतलब रिलीजन. तो उस हिसाब से ये सच है, सब लोग एग्री करते हैं इस बात को कि धर्म हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है. सर लिमिटेड अकॉर्डिंग जो उन्होंने थ्योरी दी थी, मतलब मैं इस व्यू में नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में वो कहा था. अच्छा विजय, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये जो ओपियम फॉर मासेस है ये एक्चुअली उस टर्म में नहीं कहा था, हम लोगों ने उस टर्म में समझा. तो देखिए उस टाइम पेन किलर्स नहीं हुआ करते थे, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए और पेन रिलीफ करने के लिए ओपियम खिला दिया जाता था, ओपियम दिया जाता था मरीज़ों को. तो इट इज़ इन दैट टर्म. पेन इवेसिव
सब्सटेंस है ये नहीं है कि बेहोश कर दिया गया इंसान को। इसको हमने समझा कि कार्ल मार्क्स रिलीजन के अगेंस्ट हैं। और देखिए, कम्युनिज्म का मतलब रिलीजन के अगेंस्ट होना नहीं है। कम्युनिज्म फिलॉसफी इज़ इकोनॉमिक फिलॉसफी, इट्स नॉट अगेंस्ट द रिलीजन और विद द रिलीजन। तो ये कार्ल मार्क्स का मतलब, जितना मैंने समझा है, उन्हें पढ़ा है, तो कार्ल मार्क्स का मतलब परहैप्स ये था कि आई थिंक ये था कि ये पेन रिलीफ, मतलब आपके पेन्स हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो धर्म आपको उन प्रॉब्लम्स से छुटकारा देता है। भाई होता है ना, हम परेशान होते तो हम कहते हैं कि भाई अल्लाह मालिक है, भगवान मालिक है, isn't it? हमारे पास एक सहारा है हायर पावर का। और यस नीलम, आई एग्री विद योर डेफिनेशन। एक एस्पेक्ट अगर आप जोड़ दें तो आवर डेफिनेशन विल बी मॉडर्न एंड कंप्लीट। सर, वे सभी जीवन मूल्य जो धारण करने योग्य हों और सार्वजनिक हों, यानी कि अगर हर एक इंडिविजुअल उनको फॉलो करे तो दूसरे इंडिविजुअल को कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अहिंसा को हम ले लें, वो एक जीवन मूल्य है। अगर उसको हम अपने आचरण में उतारते हैं तो वो एक सार्वजनिक है, कोई भी व्यक्ति उतारे उससे किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। ओके, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक ऑन रिलीजन। हालांकि इतनी अच्छी बातें हो नहीं रही है रिलीजन के साथ। यस सर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन पंथ और धर्म। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? पंथ क्या है? पंथ एक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, एक मात्र खुद को, वे सभी जो रिजिड हो जाते हैं सर कुछ चीजों पे, आई थिंक कि एक चीज को फॉलो करें और दूसरे का विरोध करें, तो वो एक ही को मानने वाला पंथ हो जाता है। पर रिलीजन क्या है? सार्वजनिक होता है सर, आई थिंक। दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, यस। लेकिन कोई और, अच्छा, कैसे शुरू हुआ होगा रिलीजन? हाउ स्टार्टेड? सर, भागवत गीता में तो यही लिखा है कि जैसे यदा यदा ही धर्मस्य, जो ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध श्लोक है, तो अगर हम उनकी माने तो उनके अकॉर्डिंग तो नैतिकता, सदाचार, आध्यात्मिकता, कर्तव्य, इन सब की उन्नति, उत्थान इसी से ही जुड़ा हुआ है धर्म, उसी को बोला जाता है। बट वो सर, जो बारिश से स्टार्ट हुआ था सर। ओके, कैसे? सर, क्योंकि अगर ह्यूमन जब पहली बार सोचने समझने उसमें जब पावर आएगी और जब पहली बार बारिश को देखेगा, तो वो सर सोचने की कोशिश करेगा कि बारिश हो कहाँ से रही है। फिर उसे पता चलेगा बारिश ऊपर से हो रही है, फिर कोई तो करवा रहा होगा बारिश, पर उसे उस समय ये नहीं पता होगा कि बादलों से बारिश कैसे हो रही है। तो वो कुछ रिलेट करने की कोशिश करेगा सर उससे, कि कुछ तो ऐसा होगा जो उसे कर पा रहा है, ये बिजली किसी वजह से तो कड़क रही है। तो सर वो उस जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसको सर वो भगवान मान लेगा और उसी को अपना रिलीजन मान के, इसी सर स्टार्टिंग में जितने भी रिलीजन थे वो सारे के सारे किसी न किसी नेचुरल चीज को एक गॉड या आइडेंटिटी मानते थे, चाहे वो सन को मान। यस कपिल, दैट इज वन एस्पेक्ट। मैं इससे थोड़े ऊपर की बात सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से। अगर हम रिलीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स और लोकेशन है, जो स्टार्टिंग हुई, जैसे हम जैसे इस्लाम की बात करते हैं तो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन वो भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी पे ही बेस्ड है। जैसे वेस्टर्न एशिया में जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा हार्ड होता है, तो वहाँ पे उनके रूल्स वगैरह मतलब जो थे, जब वो ट्रैवल करते थे 5 टाइम की मतलब नमाज वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं उनको सर्वाइवल के लिए जब वो लॉन्ग ट्रेवल करते थे ताकि वो उनको असर ना पड़े। इसी तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी ने काफी एक्सपेक्ट किया है। ऑफ कोर्स ज्योग्राफी ने किया होगा, ऑफ कोर्स हर धर्म में किया होगा, लेकिन बट इट इज नॉट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। सर, because of maintaining law and order. To maintaining law and order. Yes, Mansi, what you are saying? Yes sir, सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सर ऐसा होता था ना कि जैसे कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं, तो उन सबको ऐसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए कि जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को अगर हमें कुछ काम करवाना है या फिर समाज में रहना है तो वो अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स के हिसाब से कुछ काम करे। मतलब
अगर रहना है तो यस यस। देखिए सबसे सिंपल डेफिनेशन तो यही है कि रिलीजन इज अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है कि ये एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि ये करो और ये ना करो। लेकिन इससे जितना मैंने समझा है, जितना मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लगता है कि ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कि मनुष्य ने सोचा कि इन सवालों का जवाब चाहिए मुझे कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया। Wasn't that? यस सर वही जो जिन सवालों को मतलब सॉल्व नहीं कर पाया वो उन्हीं के लिए उन्हें रिलीजन का सहारा लिया। तो जो हायर ऑर्डर सवाल थे वो ये थी कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हु सेंट मी हियर, और क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी का, व्हाट इज़ द पर्पस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। वो और भी चीज़ें जो आप कह रहे हैं, आई डोंट कन्फ्रंट दैट, वो सब सही है, बट perhaps it started with these questions. That all the religions started with these questions. सबने अपने अपने जवाब ढूंढे, और जैसे कि कपिल कह रहे हैं कि ज्योग्राफी का असर ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि आप जो सोचते हैं उस पर आप जहाँ रहते हैं एनवायरनमेंट का असर तो ज़रूर होता ही है। ओके तो पता नहीं आप लोग एग्रीड हैं कि नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्ट हुआ, और जितना मैंने पढ़ा है इट स्टार्टेड विद दीज क्वेश्चंस and it is a do's and don'ts, translated into do's and don'ts। और उस सवाल का जवाब मिला कि हमें अल्लाह ने, भगवान ने, यावे ने, या ज़रा शत्रु ने, या जो भी जिसका गार्ड था, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है, राइट। एक एस्पेक्ट ये है कि देयर इज़ द वॉर ऑफ गुड एंड बैड फोर्सेस। मतलब एक तो गुड फोर्स इज द गॉड अल्लाह, एंड बैड फोर्सेस आर सैटन। और कुछ धर्मों में, बहुत सारे धर्मों में एक ट्रिनिटी पाई जाती है, त्रिमूर्ति पाई जाती है। वो कहीं कहीं आप हिंदू धर्म में देखें तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन्स। और देखिए ये इवॉल्व हुए हैं धर्म को एक दिन में नहीं आ गए हैं, दे इवॉल्व विद टाइम, एंड ज्योग्राफी हैज़ अ इफेक्ट ऑन दैट। तो जैसे अगर हम बहुत पुराने धर्मों की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ रिलीजन्स की बात करें, देयर इज अ बिलीफ सिस्टम कॉल्ड एनिमिज्म। सुना आपने एनिमिज्म? ये दिख रहा है आपको? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड देख सकते हैं? Yes sir, now visible. Okay. एनिमिज्म, ये नेचर के साथ, नेचर को गॉड मानते हैं एनिमिज्म के मानने वाले। okay? तो और अगर हम बहुत आज के बिलीफ्स की बात करें तो देयर इज अ टाइप ऑफ रिलीजन मोनोथेइज्म। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज दैट? सर जो बिलीव इन वन गॉड। यस सर जो एक ही गॉड पे बिलीव करते एक हैं। ही गॉड है, देयर इज वन गॉड ओनली, है ना? पॉलीथेइज्म, इट्स अ नंबर ऑफ गॉड्स, देयर आर नंबर, देयर आर डिफरेंट गॉड्स। जो अभी आप में गौतम कह रहे थे, या कि शायद रेन के साथ शुरू हुआ होगा। ग्रीक गॉड्स की बात करें तो बारिश का एक गॉड है, आग का एक गॉड है, राइट? हवा, देयर इज वन गॉड। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखती है हिंदू धर्म में भी और ग्रीक। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो मेरी एनालिसिस है। मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई बुरा लगे तो प्लीज़ टोक दीजिए, अगर आपकी बिलीव्स के आगे, क्योंकि रिलीजियस बहुत सेंसिटिव इशू है। ओके सो तो देखिए एक कैबिनेट है, देयर आर गॉड्स, ब्रह्मा विष्णु महेश, देन इंद्र एंड वरुण देव, वायु देव, इजंट इट? यस सर। ग्रीक मैथोलॉजी में भी ऐसे ही है, देयर इज अ कैबिनेट, सॉर्ट ऑफ कैबिनेट, जैसे आज कैबिनेट होती है कि प्राइम मिनिस्टर और वो। तो
एक धारणा ये भी है और एक सेट ये भी है मानने का, एक थ्योरी ये भी है कि जिस नेचुरल फोर्स से हम डरते थे उससे, या डरते थे या जो हमें फ़ायदा पहुंचा सकती थी, उसको हमने एक गॉड असाइन कर दिया, wasn't it? ग्रीक Yes, sir, yes, sir. और ग्रीक गॉड्स तो अगर आप कुछ ध्यान से पढ़ें ग्रीक मैथोलॉजी को, तो उनके गॉड्स तो बिल्कुल ह्यूमन लाइक कैरेक्टर हैं। वो लड़ते भी हैं आपस में, लड़ाइयाँ भी होती हैं, जलन भी होती है उनमें, isn't it? Yes. मतलब ह्यूमन, बहुत सारी ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये दैट इज इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन आप कह सकते हो। okay? तो एक पॉलीथेइज्म है जिसमें बहुत सारे गॉड्स हैं। देखिए अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम हिंदू धर्म को लेते हैं कि ये पॉलीथेइज्म है, बहुत सारे गॉड्स हैं, लेकिन हिंदू धर्म का एक धारा है वो इस एक ईश्वरवाद पे बिलीव करती है ना, निराकार Yes, yes. ईश्वर पे बिलीव करने वाली भी धारा है। तो हर धर्म में कुछ धाराएं हैं, हर जगह हैं। हम अगर मेजर रिलीजन की बात करें, अगर हम इस्लाम की बात करें तो उसकी भी धाराएं हैं। अगर आप टर्की जाइए तो वहाँ 3 तरह का इस्लाम फॉलो किया जा रहा है। एक तो सूफीज़म फॉलो किया जा रहा है, एक मॉडरेट इस्लाम फॉलो किया जा रहा है और एक ऑर्थोडॉक्स इस्लाम फॉलो किया जा रहा है। और दे को एग्जिस्ट विद ईच अदर, तीनों चल रहे हैं वहाँ। अब इंडिया में भी अगर आप देखें तो सूफीज़म एक अलग धारा है इस्लाम की, वो अलग उतनी प्रोमिनेंट नहीं है, बट सूफीज़म एज अ फिलॉसफी सूफीज़म है। तो उसी तरह हिंदू धर्म में भी कई धाराएं हैं, एक ईश्वरवाद की धारा है और बहुत सारी हर धर्म में। सबसे ज़्यादा माना जाता है कि इसमें डिफरेंसेस नहीं हुए यहूदी धर्म में। आजकल बहुत वॉर की वजह से जिक्र है ज्यूज़ का, लेकिन वहाँ भी सामरी एक अलग धारा थी और वो बाकायदा लड़ाई हो गई मेन ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ में और सामरीज में। तो ये है, एक ड्रूज पीपल हैं, आपने शायद सुना हो, सीरिया में और वहाँ। तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है इजराइल। देयर इज़ अ हिस्ट्री, हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारी धाराएं हैं और ये इवॉल्व हुए, और सारे धर्म किसी न किसी पॉइंट पे उनका एक एस्पेक्ट सोशल रिफॉर्म भी रहा है, hasn't it? आज हमें धार्मिक धारणाएं बहुत सारी पिछड़ी हुई दिखती हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि धर्म मतलब पिछड़ापन, isn't it? तो लेकिन ये वो सोशल रिफॉर्म थे, उस ज़माने के हिसाब से सोशल रिफॉर्म थी। देखिए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, बिल्कुल सीधे धर्म से तो नहीं है। एक नाम आपने सुना हो शायद, हम्बुराबी। हम्बुराबी का नाम सुना है आपने? No, sir. He was a मिडिल ईस्ट किंग, और इन्होंने फर्स्ट रिटन कोड ऑफ लॉ लिखा था हम्बुराबी ने। सबसे पहला जो रिटन लीगल सिस्टम था, लीगल कोड था, वो सबसे पहले हम्बुराबी ने लिखा था। और एक चीज़ में वो बहुत बदनाम है, मैं वो उस पर आपकी ध्यान चाहता हूँ। आँख के बदले आँख, और भी बहुत सारे हैं तो जो आज के ज़माने के हिसाब से बहुत डिफरेंट हैं, बट आँख के बदले आँख, और ये बहुत बदनाम सेंटेंस है, बहुत बदनाम फ्रेज़ है ना, कि आँख के बदले आँख। अगर आँख, गांधी जी ने शायद कभी कहा कि आँख के बदले आँख अगर होने लगेगा तो पूरा दुनिया अंधी हो जाएगी, isn't it? लेकिन आँख के बदले आँख को अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो उस ज़माने में क्या होता था कि मतलब आपके कबीले को के एक आदमी को मार दिया, क्लैंस थे, तो आप पे ऑलमोस्ट बाइंडिंग हो जाता था कि आप उसका बदला लें। तो आप बदला, मान लीजिए कि आपके कबीले के एक आदमी की एक आँख फोड़ दी किसी दूसरे कबीले वाले ने, तो आप चाहेंगे कि उसको मार डालो, isn't it? मर्डर। लेकिन आँख के बदले आँख was restricting that vigilance, restricting that revenge। वो कहता था कि आँख फोड़ी है तो बस आँख ही फोड़ सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो that was a reform in that era।
देखिए आज के ज़माने की वैल्यूज़ को आप पिछले ज़माने की वैल्यूज़ पे नहीं थोप सकते, ठीक। तो एक हम उस पे आएंगे, लेकिन एक पैंथेइज्म एक धारा है, एक टाइप है। व्हाट इज दैट? पैंथेइज्म क्या है? सो पैन मतलब जो सब फॉलो करते हैं शायद। नो नो, पैंथेइज्म का मतलब है कि देयर इज अ वननेस बिटवीन क्रिएटर एंड क्रिएटेड। वननेस बिटवीन मतलब क्रिएटर और क्रिएटेड, मतलब भगवान ने, अल्लाह ने हमें बनाया है तो हम क्रिएटेड हैं, है ना, हमें, जानवरों को, बहुतों को, लेकिन और वो बनाने वाली ताकत है। तो ये जो बिलीफ है वो कहता है कि ये दोनों एक ही सोर्स से निकले हैं और ये दोनों एक दिन एक हो जाएंगे। ये आपको एक सूफी इस्लाम में मिलेगा। सूफी इस्लाम का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है फना हो जाना। अगर आप लोगों ने, में से किसी ने थोड़ा बहुत सूफी फिलॉसफी पढ़ी है तो मतलब गॉड में, अल्लाह में जाके मिल जाना। सूफी इस्लाम का आइडिया ये है। बाकी इस्लाम का भक्ति, हाँ देखिए, भक्ति और सूफी मूवमेंट बहुत पैरेलल चले और दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। तो हाँ, जैसे सूफी भी गॉड को बिलोवेड की तरह देखते हैं कुछ सूफी, और भक्ति कवि और भक्ति जो गुरु थे वो भी गॉड को बिलोवेड की तरह देखते हैं। आप मीरा की देख लीजिए, और बहुत सारे हैं, आप और एग्जांपल दें शायद। तो ये यस यस कपिल, So he has said कबीर, यस कबीर। और ये एक पूरी वो है सर अद्वैतवाद, यस अद्वैतवाद, यस ऑफ कोर्स। और ये कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, और मैं मतलब मैं और भगवान एक हो गया, ये एक फिलॉसफी है ना। मैं मिल जाऊं जाके भगवान में, गॉड में, अल्लाह में। तो ये एक, तो वो एक्चुअली पैंथेइज्म। देखिए जो बड़े आजकल के जो मॉडर्न रिलीजन है उसमें भी पुराने रिलीजन्स की कुछ झलक कहीं बिलीफ की मिलती है। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आपको बिलीफ बताऊं, दैट इज टोटेमिज्म। टोटेमिज्म सुना है आपने? टोटेमिज्म में एक टोटेम, कोई जानवर, कोई पेड़, कोई लिविंग बीइंग या काल्पनिक या रियल, उसको सेक्रेड मानते हैं। जैसे अगर हम बहुत डीप बहस ना करें, तो बहुत डीप ना जाएं, तो काउ इज अ टोटेम इन हिंदू धर्म, पीपल इज अ टोटेम। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सेक्रेड माने जाते हैं, बल्कि बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे जंगल हैं जो सेक्रेड माने जाते हैं, पवित्र, प्रोफाउंड, प्रोफेन। तो ये भी एक वो है। एक थ्योरी है, वो कहती है कि मैजिक वाज द प्रिकर्सर ऑफ द रिलीजन। मैजिक, जादू समझते हैं? आज तो हम जादू को अंधविश्वास भी कहते हैं और पिछड़ा हुआ भी कहते हैं, लेकिन जादू भी स्टार्टिंग में, देखिए पुराने जो रिलीजियस लीडर्स थे वो कौन थे? ओझा, तांत्रिक, wasn't it? Yes sir, शैमनिज्म में था सर। शैमनिज्म में, ओके। नहीं, और भी अब मॉडर्न रिलीजन में भी आपको दिखेगा कि पुराने, इवन कि यहाँ तक हो सकता है कि आप पहली नज़र में एग्री ना करें, यहाँ तक था कि कुछ लोग अपने को डिवाइन दिखाने के लिए थोड़ी सी पागलपन की हरकतें करते थे। हा हा हु, wasn't it? Yes sir. तो ये माना जाता था कि इनका गॉड से कनेक्शन हो गया है, इसलिए ये ऐसी हरकतें कर रही है, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं उस डिवाइन पावर को। तो वो ये दिखाने के लिए कि मेरे अंदर इस वक्त डिवाइन पावर है, तो
दे प्रिटेंड कि मैं पागल सा या पागल सी हो गई हूँ। आपको अगर आप पुरानी कहानियाँ ज़रा रिसर्च की नज़र से पढ़ें, खाली कहानी की नज़र से नहीं पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बहुत, हर धर्म में, ऑलमोस्ट हर धर्म में आपको ये अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि एक अलग एस्पेक्ट है। देखिए आपने करा अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब है? सर वो खुद को ही गॉड मानने लग जाते हैं। हाँ मैं ही लेकिन ब्रह्मा हूँ। हाँ लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, हमने उसे बहुत बुरा कहा। इस्लाम में भी उसकी एक कंटेम्प्रेरी वो है, अनल हक, सुना है आपने? हाँ सर, अनल हक और अहम ब्रह्मास्मि ऑलमोस्ट एक ही मीनिंग है, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो दो वर्ड की एक मीनिंग नहीं होती। सेंट मंसूर ने कहा कि अनल हक और अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या, आई एम द डिवाइन फ्लेम। और बहुत विरोध हुआ, उसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे, पावर स्ट्रगल भी था, चाहे आप इस्लामी अनल हक को कहिए और चाहे आप अहम ब्रह्मास्मि को कहिए। उनका मतलब शायद ये नहीं था, उनका मतलब शायद ये था कि मैं इतना भगवान में लीन हो गया हूँ कि भगवान मेरे अंदर उतर गए हैं। आप बिकम वन, वी हैव बिकम वन। जैसे आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो ये कह सकते हैं कि वी हैव बिकम वन। वो था शायद मतलब, हमने उसका मतलब, अनल हक का भी मतलब ये था। वो ये नहीं कह रहे थे कि आई एम द गॉड, वो ये कह रहे थे कि वैसे भी अनल हक का मतलब होता है कि आई एम द ट्रुथ, आई एम द हक, आई एम द राइटियस। वो ये नहीं कह रहे थे। वो एक फिलोसफी थी उस वक़्त जिसने, उनको चॉइस भी दी गई कि अगर तुम कह दो कि नहीं पलट जाओ तो, अगर ब्लेस्फेमी होती तो ये चॉइस उन्हें कोई नहीं देता इतनी बड़ी। तो खैर वो एक पॉलिटिकल रीजंस भी थे। तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये नहीं था कि किसी ने अपने को भगवान कह दिया। अगर आप ध्यान से पढ़िए उसके, ये कोई भी लिटरेचर को एक लाइन पे भरोसा मत करिए, उसके इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़िए। तो परहैप्स मुझे जितना समझ में आया है कि वो ये नहीं कह रहे थे कि आई एम द गॉड या आई एम द अल्लाह। वो ये कह रहे थे कि मैं, जैसे मीरा कहती हैं, मीरा को तो पढ़ा होगा आपने, जैसे मीरा कहती हैं, मतलब वो कोई बिलवेड, वो कहती कि मैं और वो एक हो गए। जैसे देखिए ये पुरानी है, हम जैसा चश्मा पहने होते हैं वैसे देखते हैं चीज़ों को, तो वैसे देखा हमने, लेकिन सबका वो मतलब नहीं था। कबीर के बहुत सारे दोहों का हम गलत मतलब निकालते हैं, वो मतलब नहीं था। हम अपने हिसाब से, देखिए आप चीज़ें अपने हिसाब से मतलब नहीं। खैर चलिए, हम उस पर बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक तो ये कि जेंडर, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन इन जेंडर। देखिए एक चीज़ मैं थोड़े से पहले क्लियर कर दूं आपको कि जेंडर और सेक्स दो अलग चीज़ें, ठीक? कोई विचार इस पे? यस, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ तो सुनाई दे रही है। जेंडर और सेक्स दो अलग चीजें। सेक्स के मतलब मेल फीमेल, यस। तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट और सेक्स इज द बायोलॉजी। सेक्स बाय बर्थ होता है, जेंडर जेंडर व्हाट यू बिलीव दैट यू आर। कभी कभी आप मैन हो सकते हैं बायोलॉजिकली और आप सोच सकते हैं कि आई एम अ मैन ट्रैप्ड इन अ वुमेन्स बॉडी, और आई एम अ वुमेन ट्रैप्ड इन अ मैन्स बॉडी। इट हैपन्स, बहुत सारा है, आपने पढ़ा होगा, शायद मुझसे ज़्यादा पढ़ा होगा, LGBTQ और, है ना, डजंट इट? तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन हम यहाँ चलिए जेंडर को सेक्स की जगह ही यूज़ कर रहे हैं, मेल फीमेल के टर्म में यूज़ कर रहे हैं, ओके? क्योंकि सेक्स थोड़ा मिसलीडिंग सा वर्ड है, वो और मीनिंग्स भी कनोट करता है। तो हम यहाँ लेकिन हैं दोनों अलग। सेक्स इज बायोलॉजिकल, मतलब मेल फीमेल इज बायोलॉजिकल, एंड जेंडर इज योर बिलीफ एंड द रोल सोसाइटी एस्क्राइब्स यू। जेंडर रोल्स होते हैं, उस हिसाब से आप काम करते हैं, isn't it? सुना होगा आपने बचपन में। जेंडर स्टीरियोटाइप कर देता है। स्टीरियोटाइप कर देता है, और
आपको जैसे वो भी सेट ऑफ बिलीफ है, आपको जैसे बताया गया कि लड़कों को बताया जाता है कि लड़के रोते नहीं, ऐसा नहीं उन्हें रोना आ रहा हो तो भी उन्हें बताया जाता है कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, isn't it? या लड़कियों के बहुत सारे बिहेवियर को ये कहा जा सकता है कि क्या मर्दों की तरह बात करती हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, isn't it? तो ये एस्क्राइब करेगा कि विमेन को नर्चरिंग रोल असाइन किया गया और मैन को, और ये बहुत बार ये खाली सोसाइटी ने नहीं किया है, ये बहुत बार धर्म ने किया है। अच्छा एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं गीता पे कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, लेकिन गीता में जो वो धर्म कह रहे हैं वो धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। मैंने इतनी गीता पढ़ी है, उस धर्म का मतलब कर्तव्य है, उनका मतलब योर धर्मा का मतलब योर रिलीजन नहीं है। वो धर्म को कर्तव्य के टर्म में यूज़ करते हैं, व्हाट ड्यूटी के टर्म में यूज़ कर रहे हैं। वहाँ जो धर्म यूज़ हो रहा है वो ड्यूटी के टर्म में हो रहा है, रिलीजन के टर्म में नहीं हो रहा है, जितना मुझे समझ में आई है। क्या देखिए फिलॉसफी थोड़ी पढ़िए, तो गीता पढ़िए, आखिर गीता की बातें बहुत होती है लेकिन गीता पढ़ता कोई नहीं है। आई थिंक आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? सर मैंने पढ़ी है। तो उसमें रिलीजन का मतलब क्या? पढ़ी सर। हाँ, तो उसमें रिलीजन का मतलब आपको ये समझ में आया कि हिंदू धर्म की बात हो रही थी? नहीं सर, मॉरल ऑब्लिगेशन। एग्जैक्टली, मॉरल ऑब्लिगेशन की योर ड्यूटी। वो जो धर्म, जो कृष्ण जो धर्म की बात करते हैं, ही वाज सेइंग दैट मॉरल, जैसे कि मॉरल ड्यूटी। स्टूडेंट लाइफ का ही सर एग्जांपल दे दें तो स्टूडेंट लाइफ में तो सर हमारा पढ़ना धर्म है। यस, अगर एग्जांपल वहाँ धर्म का मतलब ये है ना, वहाँ धर्म का मतलब ये नहीं है। ओके, तो खैर, तो हम बात करें। हाँ बोले। यस सर, उसमें ड्यूटी ही है। वही मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि गीता में जो धर्म डिफाइन किया गया है वो कर्तव्य है, नैतिकता है, जो मतलब न्याय संगत आचरण जिसे बोलते हैं, वो वैसे व्हाट यू आर टू डू इन दीज सर्कमस्टांसेस, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, व्हाट इज योर मॉरल ड्यूटी टू डू इट। तो कृष्ण जो धर्म की बात कर रहे हैं वो हिंदू या मुस्लिम या जैन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। नो सर, वो तो सर मॉरल वैल्यूज। हाँ, तो वहाँ धर्म अलग, निष्काम कर्म, यस, कर्म के टर्म में कि व्हाट इज दिस इज द राइट थिंग टू डू, ये है धर्म वहाँ पे, है ना। वो धर्म ये नहीं है राजा का ये धर्म होता है और इसका ये धर्म है, वो है वो। ओके, उसमें धर्म का वर्ड यूज किया गया है, बट वो हिंदू धर्म या कोई धर्म नहीं है, वो नहीं। वैसे भी गीता इज अ बुक ऑफ फिलॉसफी। तो ओके, तो हम बात करें एक बहुत सेंसिटिव तो टॉपिक नहीं, लेकिन हमने मान लिया है, लेकिन मैं थोड़ी सी बहस चाहता हूँ इस पे कि जेंडर रोल, जेंडर पे क्या असर पड़ता है। अगर हम जेंडर को सेक्स मान ले, मेल फीमेल मान ले, तो क्या किया है, जेंडर को रिस्ट्रिक्ट किया। जैसे कहा जाता है कि धर्मों ने फीमेल्स को रिस्ट्रिक्ट किया, मतलब नेगेटिव इन्फ्लुएंस। यस सर करा कि नहीं करा, मैं तो आपसे जैसे बुद्धिज्म में देखते हैं हम, तो फीमेल्स को पहले नहीं लिया जाता था, मतलब तो सर ऐसे रिलीजन ऐसे फीमेल्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे कि ये हमारे एक रिस्ट्रिक्शन का तरीका ही है। यस सर, सभी रिलीजन के अंदर सर, हर रिलीजन के अंदर महिला को एक दोयम का दर्जा दिया गया है, ना कि सेम दर्जा दिया गया है एज मैन। यस सर, सबरीमाला केस जो है उससे रिलेटेड। हाँ, लेकिन ये कहीं आपको ये नहीं लगता, अगर एंशियंट टेक्स्ट में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि औरतें मंदिर में नहीं घुसेंगी, मुझे नहीं मिला एटलीस्ट लिखा हो तो। यस सर, वैदिक में सर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था और फीमेल और मेल को सेम माना जाता है। ये शायद बाद में किया गया सर, लेटर वैदिक पीरियड के बाद। हाँ, फिर बाद में हुआ, हर धर्म में ये बाद में हुआ, पॉलीगैमी की वजह से। हाँ सर, पॉलीगैमी की वजह से शायद हुआ वो सब। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं, सुनने में शायद अच्छी ना लगे, खाली पॉलीगैमी ही नहीं थी उस जमाने में, पॉलीएंड्री भी थी।
हाँ सर, पॉलीएंड्री तो खाली पॉलीगैमी ही नहीं थी कि पॉलीगैमी की वजह से ऐसा कर दिया, पॉलीएंड्री भी थी। पॉलीएंड्री को हमने ऑलमोस्ट ऑब्लिगेट कर दिया है, ऑलमोस्ट मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, लेकिन पॉलीगैमी ही नहीं थी, पॉलीएंड्री भी थी, है ना। उसको यहाँ पर सर वो मैंने उल्टा बोल दिया। अच्छा चलिए वही सही मतलब मल्टीपल पार्टनर्स की वो की लेजिटिमेसी, ओके, हम ऐसे लें उसे पॉलीएंड्री। तो दोनों चीज़ें थी। तो यहाँ पर धर्म में जो मैं शुरू में कह रहा था कि सोशल मूवमेंट की तरह, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की तरह काम किया है, और हर धर्म ने किया है। हम आज भले ही धर्म को पिछड़ा हुआ माने, लेकिन धर्मों ने सोशल रिफॉर्म भी लाया है उस टाइम, क्योंकि हम लोग बारबरिक थे, तो दे वेयर अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हम्बुराबी के कोट का कि आँख के बदले आँख सुनने में बहुत क्रूर लगता है, बट दैट वाज अ रिफॉर्म इन दैट एरा। मतलब बजाय इसके कि आप मार दें 10 लोगों को, पूरा मार दें, उसका कहना था कि बस आँख फुड़ी है तो बस आँख। और ये भी एक प्रोविजन था कि आप ब्लड मनी का एक कॉन्सेप्ट था कि ब्लड मनी लेके, एक जुर्माना लेके आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़िए। तो दैट वाज, देखिए आप इस ज़माने की वैल्यूज़ को उस ज़माने पे नहीं थोप सकते, है ना। आप सिविल इस मॉडर्न एज की वैल्यूज़ को उस ज़माने को इवेल्युएट नहीं कर सकते, isn't it? आप आज की वैल्यूज़ से, आज से 200-400 साल पहले की चीज़ों को इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पुराने ज़माने की ज़्यादातर चीज़ें बारबरिक, अनसिविलाइज्ड मिलेंगी, है ना, isn't it? कंपेरेबल मस्ट बी कंपेरेबल। नहीं, हाँ, देखिए आज की वैल्यूज़, देखिए वैल्यूज़ इवॉल्व होती हैं, आज हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। उस ज़माने में वैल्यूज़ ब्रूट फोर्स थी, उस ज़माने में तलवार से 4 लोगों को मार देना वाज करेज, वैलोर। तो आज की वैल्यूज से आप पुराने ज़माने को अगर इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे, देखिए वैसे भी हम एग्जामिनर्स नहीं हैं कि पुराने ज़माने के लोगों को इवेल्युएट करने का काम हमें नहीं दिया गया है। आप अपने ज़माने को अगर इवेल्युएट करना है तो अपने ज़माने को इवेल्युएट कीजिए। तो वैल्यूज राइट सर। तो सर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी कह सकते हैं कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें? हाँ, ऑफ कोर्स किया है। देखिए, और ये एजुकेशन नहीं, ये आपकी सोच से ये इवॉल्व हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है, पुराने फिलोसोफर्स के पास डिग्रीज नहीं थी तो भी उन्होंने वो वाली भी बातें कोई कोई सोच ली जो आज हम सोच पा रहे हैं, isn't it? जी सर, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि पुराने जमाने का इफेक्ट तो आज भी देखा जा रहा है ना, वो तो बदला नहीं गया अभी तक भी। जैसे वहाँ पे पुरुषों को मुखिया माना जाता था और रक्षा का काम दिया जाता था, कि उसको वैल्यू दिया जाता था कि बाहर का काम और रक्षा करने का काम जो है पुरुष का होगा, वो मुखिया के तौर पे उसको लिया जाता था। इसी तरह से वहाँ पे महिलाओं को भी घर का पालन पोषण करने का काम, घर का काम करने का काम, और उसको 4 दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया है सेफ्टी के लिए। बट वो वैसे ही कल्चर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो होता रहा, और आज के टाइम में भी आप देखोगे रूरल एरियाज में जाके भी, और हालांकि अभी इम्प्रूवमेंट है बट इतना भी नहीं है, जो चला आ रहा है वो है और उसी को फॉलो करते हैं सब। मतलब कहीं पे सही बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं सर इसको। उस टाइम पे बायोलॉजिकल वे में क्या मतलब सोचते हैं वो लोग कि, क्योंकि जो लड़की होती है उनकी जो बायोलॉजिकल चीजें होती हैं वो अलग होती हैं, और जो लड़कों की होती हैं वो बायोलॉजिकल चीजें अलग होती हैं। तो उस टाइम पर क्या पता इस तरह से, लेकिन टाइम के साथ चीजें रिस्ड होती चली गई। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट के एक लड़कियों से एक बात करूं सर। जो हेड ऑफ द फैमिली का कंसेप्ट है सर, वो अलग अलग है अलग अलग रीजन के अंदर। सर नॉर्थ के अंदर सर हेड ऑफ द फैमिली सर उसके अंदर मैन को रखा था। साउथ के अंदर सर फीमेल हेड ऑफ द फैमिली थी, साउथ के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैट्रियार्की। वहाँ पे टाइटल्स भी जो राजाओं के टाइटल्स जो टाइटल्स भी थे उनके आदमियों के थे वो फीमेल्स थे। देखिए पूरी तरह आप मैट्रिलिनियल सिस्टम को पढ़िए तो पूरी तरह मैट्रिलिनियल का सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पलट गया है। ऐसा नहीं हुआ कि पैट्रियार्की की जगह मैट्रियार्की आ गई। आप उसे ध्यान से पढ़िएगा। वो नाम चल रहा है मैट्रिलिनियल, नाम से वो चल रहा है, बट
उसका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं है कि वो पैट्रियार्की की सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई हैं उस सिस्टम में, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखिए और पढ़िए तो पता चलेगा आपको। वो हम अलग, मैं लड़कियों से एक थोड़ी सी अलग एक बात यहाँ कहूँ कि अगर आपने किसी को ब्रेड अर्नर और प्रोटेक्टर की हैसियत दे दी ना, ये खाली लड़का लड़की के बारे में नहीं है, किसी को दे दी, तो वो अगर रिक्वेस्ट भी करेगा तो आपको हुक्म की तरह सुनाई देगा। मेरी बात समझ रहे? कंट्रीज के मामले में भी यस सर। अगर आपने किसी कंट्री को रिसोर्स देने वाले ब्रेड अर्नर और प्रोटेक्टर की हैसियत दे दी तो वो रिक्वेस्ट भी करेगा प्यार से, तो आपको हुक्म की तरह सुनाई देगा, क्योंकि उसके पास प्रोटेक्शन और ब्रेड दोनों है जो किसी की आपको बहुत ज़रूरत है। तो वो थोड़ी बहुत गलती, अगर ये गलत है तो थोड़ी बहुत गलती लड़कियों की भी है, isn't it? आप मत दीजिए किसी को हैसियत, आप इंडिपेंडेंट होइए, कोई आपको दबा नहीं सकता है। हाँ? तो वैसे भी देखिए पुराने ज़माने में स्ट्रेंथ वाज द की, स्ट्रेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट थी, ताकत बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और एक जो कोई कह रहा था अपने से डिवीज़न ऑफ लेबर की बात की, बायोलॉजिकल, तो हाँ एक चाइल्ड बियरिंग, सिंपल कहिए चाइल्ड बियरिंग में औरतों को करीब क्वार्टर ईयर मतलब 3/4 ऑफ ईयर घर में रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता था या केव में, तो वो एक अलग है। और हंटिंग मैन करते थे लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं था कि उस ज़माने में फीमेल्स की सेकंड ग्रेड हैसियत थी। ये डिवीज़न ऑफ लेबर था, सेकंड ग्रेड हैसियत नहीं। आप पुराने एंशियंट टेक्स्ट पढ़ लीजिए, नहीं थी, ध्यान दीजिएगा आप, है ना? ओके, खैर चलिए, ये थोड़ा एक अलग इशू है, लेकिन मैं थोड़ा सा बस ये लड़कियों को, मैं अपनी स्टूडेंट को भी देता हूँ, सुन के शायद बोर हो गई होंगी कि आप प्रोटेक्टर और ब्रेड अर्नर की हैसियत जिससे दे दोगे उसमें वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही शरीफ होगा, वरना वो आपके ऊपर रूल करने लगेगा। जिसको दे दोगे, किसी कंट्री को दे दोगे, वो आपके ऊपर रूल करने लगेगा, isn't it? ये इज़ नॉट ओनली अबाउट मेल एंड फीमेल। जिसको आप कहोगे कि आप मेरी सुरक्षा करते हो और आप मुझे खाना देते हो या रिसोर्सेज देते हो या पैसा देते हो, तो वो तो आपका रूलर हो ही गया, isn't it? आप अमेरिका को दे दो, आप रशिया को दे दो, आप उससे कहो कि आप मेरे प्रोटेक्टर हो और आप मुझे मनी देते हो, तो वो आपके रूलर हो गए। वो तो रिक्वेस्ट भी करेगा तो आपको ऑर्डर की तरह सुनाई देगा, isn't it? थोड़ी अच्छी नहीं लगती ये बात सुनने में, लेकिन बहुत बार आप लोगों को रूल आप कराते हैं। और देखिए वक्त बदल गया, दुनिया का तरीका बदल गया। यह संगीता सर, क्या ये लड़की के हाथ में है कि वो पावर दे या ना दे? सबके हाथ में है। मैं अगर किसी को ये पावर दे दूं कि भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है मेरी ना ना, आप भारतीय समाज के परिवेश में बताओ सर। हाँ। तो क्या ये फिर वुमेन एम्पावरमेंट की क्या जरूरत है? एक भावना ही तो चाहिए। देखिए मेरे विचार थोड़े से डिफरेंट हैं विमेन एम्पावरमेंट। मेरा ख्याल है कि विमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, हम लोग अभी मानने को तैयार नहीं है, बस हम भी। और लेकिन क्या ये पावर लेने या देने से तो नहीं आती ना सर? जो रूल करेगा वो पूछ के तो नहीं करेगा ना। लेकिन आप उसको रूल करने दे रहे हो तो वो रूल कर रहा है, मेरा यही ख्याल है। चलिए हो सकता है आपने अपने आजकल की बट सर जैसे हम बात कर रहे हैं, देख भी रहे हैं सर, जैसे लड़कियां आईपीएस बन रही हैं और लड़के कुछ नहीं है, तो फिर ब्रेड जो अर्नर है वो लड़कियां हैं, तो सर पावर लड़कियों के हाथ में है। तो फिर सर जैसे आपने बताया कि जिसको तुम पावर दे दोगे, तो अगर जो लड़कियों के पास पावर है ना, तो फिर सर सब कहते हैं ना कि लड़कियां फिर ज्यादा मतलब एरोगेंट हो जाती हैं। तो सर वही मेल्स के लिए भी है, सेम है। ये इस पे डिपेंड करता है कि एरोगेंस आप किसको कहते हो। आप उन घरों में जाके देखिए, वहाँ वो वाली पैट्रियार्की नहीं चल रही होगी जहाँ विमेन इंडिपेंडेंट है, वहाँ नहीं चल रही होगी, कुछ बदल गया होगा। अब देखिए वो माइंडसेट बदलते वक्त लगता है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो माइंडसेट बदलते वक्त लगता है। लेकिन आप उन घरों में जाके देखिए जहाँ वाइफ आईपीएस है, तो वहाँ बदल गया होगा, कुछ ज़रूर बदल गया होगा। आप वो घर जाके ध्यान से देखिएगा,
ज़रूर बदल जी गया सर, होगा। बिल्कुल लगता है ना। जी, बदला है सर। ब्रेड अर्नर जो होता है उसके हाथ में मतलब पावर होती है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल। यस एग्जैक्टली। यस। और वो जेंडर रोल्स हैं कि लेकिन हमने सर, हाँ हाँ जी सर, प्लीज बताइए, आप नहीं, बताइए। आप कुछ कह रही थी, बताइए। मैं हाँ आपसे सर, मैं ज़्यादा यही सुनना कहना चाह रही चाहता थी, हूँ। मेरा यस यस सर, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि क्या यही क्राइटेरिया यही सेट करना है कि महिला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो कुछ है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है, उसको बराबरी का ओहदा नहीं मिलेगा। अगर वो एक वो नॉर्मल इंसान है तो वो उसको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो। ये कौन सा बैरियर है? ये तो मतलब इट इज रॉन्ग ना। है ऐसा। आइडियोलॉजिकली अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन है ऐसे, दुनिया चलती पावर से है। तब पैट्रियार्की जब तक रहेगी तब तक रहेगा सर। नहीं तो अजय खैर, चलिए इस पे हम बहस नहीं करते, लेकिन आप उन घरों में जाके देखिए जहाँ लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं और जहाँ वो कमा रही हैं, वहाँ स्ट्रक्चर बदल गया होगा, चाहे पूरा ना बदला हो लेकिन बदल गया होगा। आई एम श्योर। सर अभी 2-3 साल पहले इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था एक लेडी को। तो उनकी जो रिसर्च थी वो लास्ट के 40 इयर्स में थी। तो उन्होंने ये पाया था कि जहाँ पे इकोनॉमिक कली अच्छे स्थिति में है वुमेन, तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा है फैमिली में। कोर्स तो उनकी स्टडी इसी पे रिलेटेड थी। होगी ही, ये तो मतलब ना मानने वाली कोई बात नहीं। अब उसमें आप ना दीजिए पावर, मतलब ना लीजिए पावर, वो एक अलग बात है। आप कहिए कि आई एम अ वुमन और अच्छा नहीं लगता, तो वो एक अलग बात है। और ये देखिए, ये मैन वुमेन के बीच में, कम से कम हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये हमेशा पावर स्ट्रगल है ही नहीं। लगता है लोगों को देख के कि ये पावर स्ट्रगल है, कौन डोमिनेट कर रहा है कौन नहीं डोमिनेट कर रहा है। एक्चुअली कम से कम मैंने जिन घरों में देखा, वहाँ दोनों किसी किसी मामले में डोमिनेट कर रहे होते हैं। लोगों ने बांट लिए हैं अपने स्फीयर्स। वो ये खाली पावर स्ट्रगल नहीं चल रहा है, हर घर में नहीं चल रहा है, कुछ जगह चल रहा होगा ऑफ कोर्स। बहुत से देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है सोशल इशू में, हस्बैंड वाइफ की बात ना भी करें। अगर आप नई किताबें पढ़िए तो जहाँ न्यूट्रल जेंडर की जगह ही लिखा होता था, समझ रहे हैं मेरी बात, जैसे मैन वुमेन दोनों की बात कर रहे हैं, वो इंसान की बात कर रहे हैं, तो बहुत जगह ही लिखा होता था। मतलब अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो मान लिया जाता था ही का मतलब नॉट मैन और वुमेन, इट मीन्स ह्यूमन। अब वहाँ शी लिखा होता है बहुत जगह, समझ रहे? इतना बड़ा चेंज आया है लिटरेचर में। और लिटरेचर क्या कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। इतना बड़ा चेंज आया है लिटरेचर में कि वहाँ शी लिखा होता है। देखिएगा, आप नई किताबें पढ़िए, खास करके एक किताब तो मुझे याद है, सेपियंस पढ़ी है आप लोगों में से किसी ने? नहीं पढ़ी तो पढ़िएगा। सेपियंस पढ़िए, युवल नोआ हरारी की बुक है, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। पूरी नहीं है। हाँ, तो वो पढ़िएगा, उसमें शी लिखा मिलेगा आपको ही की जगह। और भी किताबें और भी हैं, ये बहुत पॉपुलर किताब है इसलिए मैं इसका नाम ले। तो इतना तो बदला है, तो ये बदल गया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि क्या रिलीजन ने रिस्ट्रिक्ट किया, ऑफ कोर्स किया है, रिलीजन ने भी रिस्ट्रिक्ट किया। उसकी बहुत सारी वजह है। ये इस वजह से भी बहुत बार रिस्ट्रिक्ट किया है कि जायदाद ना बढ़ जाए। ये भी एक बहुत बड़ा उसके पीछे रीज़न है। अगर वुमेन इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो वो बाहर जाके अपनी मर्ज़ी से शादी करेगी, अपनी मर्ज़ी से शादी करेगी, तो जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज है वो बढ़ जाएंगे। ये भी एक बहुत सेल्फिश इकोनॉमिक रीज़न रहा है। वो दैट वाज नॉट अगेंस्ट वीमेन, ये भी एक रीज़न रहा है। आप ध्यान से पढ़िए पुराने टर्म्स, तो ये भी एक रीज़न रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है। तो हाँ, ऑफ कोर्स रिलीजन ने वुमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है, लेकिन हमेशा उस टर्म में नहीं किया जिस टर्म में हम इसे दिखा रहे हैं। ओके, तो ये जेंडर रोल्स बहुत बार डिफाइन किए हैं, वो
उस वक़्त के इन्वायरमेंट की वजह से हुए थे और हम उसको चलाते रहे। जैसे आप कह रही ना, कौन कह रहा था अभी, संगीता आई थिंक, कि क्या बदल गया है, उनको नहीं लगता कि बदल गया, बट बदल गया है। हाँ, उतना नहीं हो सकता बदला हो, लेकिन देखिए बदलने में वक्त लगता है, उतना नहीं बदला हो परहैप्स, लेकिन बदल गया है थोड़ा। ओके, सो हाँ, अब इसमें क्या हम बात करें, एक छोटी सी बात करें कि क्या विमेन एम्पावरमेंट और विमेन कैरेक्टराइजेशन पे एजुकेशन का कोई असर है? एजुकेशन से कोई फ़र्क पड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव? यस यस सर, पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है सर, एजुकेशन है तो फिर एम्प्लॉयमेंट है और फिर सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट, पॉजिटिव असर सेल्फ पड़ा। इंडिपेंडेंट हो गई। मीडिया का, यस सर। मीडिया का कोई असर पड़ा है? यस सर, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। क्या हुआ है? सर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इनहांस हो गई है। नहीं, और मैं right based वुमेन awareness एम्पावरमेंट पे बात कर रहा हूँ कि मीडिया ने कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई असर डाला है? सर पॉजिटिव असर डाला है सर मीडिया ने। पॉजिटिव असर डाला है, नेगेटिव नहीं डाला है। कोई ये कहने वाला नहीं है नेगेटिव असर डाला है। सर नेगेटिव सर भी डाला है। कंपैरिजन करें तो पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है सर। सर जो है नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव क्या है? यस सर। सर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। ऑब्जेक्टिफिकेशन, यस। वो आप बेच रहे हैं कार और उसके बगल में खड़ी कर देते हैं एक मॉडल को, भाई आप तो कार बेच रहे हो ना, यस सर। उसमें वुमेन का क्या काम है? तो ये एक बहुत बार नेगेटिव असर डाला, पॉजिटिव भी डाला होगा। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो पॉजिटिव भी आया होगा। ओके, अब हम थोड़ी सी कास्ट और क्लास की बात करें। मैं इसका एक अलग एंटिटीज़ की तरह, चलिए बहुत विमेन एम्पावरमेंट पे बात हो गई। मेरा मानना है कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है और होगी, मतलब मैं कम से कम निराश नहीं हूँ। ओके, मेरा तो ख्याल है कि विमेन एम्पावरमेंट हो चुका है, हमने मानने से इनकार किया हुआ है। हम मान नहीं रहे हैं, हम जिस दिन मान लेंगे उस दिन रियल हो जाएगा। मैं हर घर की बात नहीं कर रहा। ओके, सो हम एक बात करते हैं कास्ट और क्लास। आपको क्या लगता है कि कास्ट और क्लास डिफरेंट है या एक ही चीज़ है? सर डिफरेंट है। सर डिफरेंट है सर। नहीं, पहले उसके पहले एक बात और, कास्ट और वर्णा कुछ अलग चीज़ें हैं या एक ही है? सर ये भी डिफरेंट है। डिफरेंट। वर्णा क्या है, कास्ट क्या है? सर वरना ओरिजिनली ऑक्यूपेशन के बेस पे बना था और कास्ट वहीं से निकल कर आया है, और माइनर डिफरेंस वहाँ पे कम्युनिटी बेस हो जाता है। मतलब सबसेट है कास्ट। एक और फर्क है, वर्णा में इंडोगैमी नहीं थी, कास्ट में इंडोगैमी थी। मतलब अगर आप इस कास्ट के हैं तो आप इसी कास्ट में शादी करेंगे, वर्णा में नहीं थी। सर वो बर्थ बेस हो गया पार्ट। हाँ, और मतलब वो शादी आप नहीं कर सकते थे बाहर, इंडोगैमी। हाँ सर, वो गोत्र के आने के बाद से हुआ था सर। सर वो इसलिए हो गया था कि लाइक आप अपनी कास्ट को पल्यूट कर दोगे अगर आप दूसरे कास्ट में मैरिज हो जाएगी। ओके, यस, मतलब था। नो सर, वजह नहीं था। हाँ, यस कपिल, एक चीज अभी आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सर वो गोत्र कॉन्सेप्ट था सर। गोत्र इज काउ पेन। तो सर जिस कबीले की जिस जगह पे गाय बनती थी, वो उस जगह का गोत्र होता था। तो सर एक गांव के लोग उसी गांव सारी गांव का दूध पीते थे। तो सर हिंदुइज्म के अंदर फिलॉसफी थी कि गाय को माँ मानते हैं। तो सर वो सारे विलेज के लोग आपस में भाई बहन हो गए थे, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। सर गोत्र के अंदर अगर शादी करेंगे तो वो भाई बहन शादी करेंगे। तो गोत्र का खाली यही मतलब है? मैंने जो पढ़ा है उसमें गोत्र का एक और मतलब है। ऑफ कोर्स आप गलत नहीं कह रहे हो। गोत्र का लिटरली मीनिंग सर काउ पेन था, वो भी था, लेकिन काउ पेन था सर। बाद में चेंज कर दिया। नहीं, गोत्र तो मैंने जो पढ़ा है वो गौतम ऋषि गोत्र और ये वाले गोत्र हैं।
हाँ जी सर, ये बाद में उसमें चेंजेस कर दिए। पहले जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है वो काउ पेन ही है, बट बाद में विद टाइम उसमें चेंजेस कर दिए और वो फिर बर्ड। सर वो लेटर वैदिक पीरियड और अच्छा ये बाद में बदल गया ऑफ कोर्स। चलिए ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे पता मतलब मैंने जो पढ़ा था वो ये था कि मतलब गौतम ऋषि और उनके बेटे और उनके बेटे और उनके बेटे वो लीनिएज गोत्र है। सर वो लेटर वैदिक मुझे भी यही पता है। दो पीरियड है ना, अर्ली वैदिक पीरियड में इसका मीनिंग काउ पेन था और फिर लेटर वैदिक पीरियड से और कितने अच्छा सारे इसलिए वो भाई थे, बहन, तो इसलिए वो भाई बहन। अच्छा चलिए, हाँ सर इसलिए भाई बहन थे। अच्छा एक वर्ड है इथनिसिटी, व्हाट इज दैट? सर कल्चर बेस्ड समथिंग। यस सर उसका मतलब होता है आपके फिजिकल फीचर। इथनॉस से आया है ये। तो व्हाट इज इथनिसिटी? सर उनके रेस और कल्चर एक ही होते हैं। हाँ जी सर, कुछ कल्चर से देखिए और ट्रेडिशन से इथनिसिटी होते हैं। बिलोंगिंग से आती है। और जैसे अगर आप फिजिकल कैरेक्टर नहीं, खाली फिजिकल कैरेक्टर नहीं है। सपोज आप साउथ में जाएं तो आप क्या कहलाएंगे? नॉर्थ के। तो ये नदर्नर होना आपकी इथनिसिटी होगी। साउथ का इंसान यहाँ आता है तो आप उसको कहते हैं कि साउथ का है, तो एक ये इथनिसिटी है। इंडिया के लोग, इंडिया पाकिस्तान में बहुत झगड़ा है ना, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के लोग जाएं यूरोप जाते हैं तो वो एक एशियन इथनिसिटी हो जाती है। तो ये एक बिलोंगिंगनेस से बहुत सारी इथनिसिटी आती है। एक वर्ड है थोड़ा सा अलग हो सकता है, आप उससे परिचित कम हो, कौम। सर सेक्ट जो होते हैं? नहीं, सेक्ट अलग चीज़ है। कौम इज यस एन इस्लामिक कंस्ट्रक्ट। तो कौम और उम्मत शायद आपने सुना हो, हैं? और सर उम्मत तो आई थिंक फॉलोवर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद को बोलते हैं। हाँ वो है, लेकिन मतलब वो रिलीजियस टर्म में, और वही कौम है, और उस जमाने में दैट वाज द नेशन। समझ रहे हैं? और इसमें वहाँ से रिलेट कर रहा हूँ कि इथनॉस भी नेशन है। बहुत बार इथनिसिटी भी नेशन को डिफाइन करती है। तो ये टर्म्स की मीनिंग थोड़ी बहुत बदलती रही। इसलिए जो आपने एक बात करी थी कि रीजनल वेरिएशन किसी ने करी थी कि हाँ रीजन में रीजनल वेरिएशन आया था, तो ये एक अलग सा है। हालांकि बहुत लंबी बहस चाहिए इसके लिए, लेकिन मैं आपको ये वर्ड आप बहुत सुनते होंगे और इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं कौम और नेशन की वजह से। तो वो कौम और नेशन का कंसेप्ट ये है कि कौम उम्मत नेशन बहुत बार ओवरलैप करती है। जैसे हाँ मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि कास्ट और क्लास जो है बहुत बार ओवरलैप करती है, isn't it? कास्ट और क्लास अलग चीजें हैं, बट दे ओवरलैप समटाइम्स। यस सर है ना? मतलब मान लें कि आप क्षत्रिय हैं तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आप, देखिए क्लास एक्चुअली मेनली इकोनॉमिक कंसेप्ट है। हालांकि हमेशा इकोनॉमिक कंसेप्ट नहीं है, कल्चरल कंसेप्ट भी है। तो अगर आप क्षत्रिय हैं या पंडित जी हैं तो मान लेते हैं कि आप अमीर ही होंगे और पढ़े लिखे होंगे ज़्यादातर केसेस में। एक सर इकोनॉमिक ऑर्डर है, एक सोशल ऑर्डर है। यस दोनों है। यस देखिए जो एलिटिसिज्म की बात अगर हम करें तो एलिट क्लास क्या है कि ये वो लोग हैं जो इन द कोर ऑफ द सोसाइटी है। तो अगर कोर ऑफ द सोसाइटी और बाहर वाले लगातार कोर ऑफ द सोसाइटी में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो एलिट होने का एक तरीका तो ये है कि आप पढ़ लीजिए, बहुत सारी डिग्री लीजिए, आप स्कॉलर हो जाइए तो यू विल बी एलिट। या एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है, अगर थोड़ी बहुत एंथ्रोपोलॉजी आपने या सोशियोलॉजी में भी ये कंसेप्ट आता है, संस्कृताइजेशन। सुना? यस सर। व्हाट इज दैट? सर जब जैसे कि जो पंडित नहीं है और वो भी पंडित दिखने के लिए जनेऊ और ये सब धारण करने लगते हैं, वो रिचुअल फॉलो करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि इससे हमारी
अपर मोबिलिटी हो जाएगी। यस सर। हाँ, मतलब वो परहैप्स हम भी पंडित की तरह काउंट किए जाने लगेंगे, और ये हो भी जाता है। अगर वहाँ नहीं होता, उस सेम जोग्राफिकल रीजन में नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी दूसरी जगह जाके रहने लगिए तो इट हैपन्स समटाइम, ये हो जाता। तो ये इसका बहुत स्पेशल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। और ये बहुत सारी बुराइयां यहाँ से भी आती हैं कि सर विद इन द रिलीजन भी हो जाता है सर। विद इन द रिलीजन ही हो जाता है, विद इन द रिलीजन की ही मैं बात कर रहा हूँ, विद इन द रिलीजन होता है। और तो ये एक प्रोसेस है, और इसमें बहुत बार छुआछूत को भी आप मानने लगते हैं। हम छुआछूत को बहुत बुरी चीज़ कहते हैं, लेकिन हम अपर सोशल मोबिलिटी के लिए, रिलीजियस मोबिलिटी के लिए हम छुआछूत मानने लगते हैं, जिसके हम शुरू में विक्टिम थे खुद। हम नीचे वालों को नीची नज़र से देखने लगते हैं। देयर इज़ अ हायरार्की। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी किताब है, मैं अभी वो पढ़ रहा हूँ, पूरी पढ़ी नहीं है। एक किताब है, अगर आप पढ़िए, और नेट पे अवेलेबल है। इतनी ज़्यादा हायरार्किकल सोसाइटी है कि लुइस ड्यूमॉन, ये एक राइटर हैं, इन्होंने किताब लिखी होमो हायरार्कियस। जैसे कि ये क्लासिफिकेशन है ना, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, तो एक उन्होंने लिखा कि हम होमो हायरार्कियस। लुइस ड्यूपॉन्ट की किताब है, नेट पे इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो पढ़िए, तो वो कहता है कि हम तो हमेशा हायरार्की बनाते रहते हैं, isn't it? कभी वो मनी हायरार्की है, कभी वो पॉलिटिकल हायरार्की है, हम हमेशा हायरार्की बनाते हैं। उसका उनका कहना है, देखिए एक्सट्रीम व्यू है, हर जगह सच नहीं होता एक इंसान का व्यू, लेकिन वो कहता है कि हम हायरार्की बनाने लगते हैं। तो धर्मों की बहुत सारी खराबियाँ, जिसको हम आज खराबियाँ कहते हैं, वो बेसिक ह्यूमन नेचर की वजह से आई। उसने हर धर्म में हायरार्की बना दी, isn't it? तो हमें होमो हायरार्कियस पढ़ के देखिए, तो हमने हायरार्की बना दी। तो वो ये बहुत सारी खराबियाँ वहाँ से पैदा हुई हैं। मतलब परहैप्स इतनी कास्ट और इतनी हायरार्की थी नहीं, किसी भी धर्म में नहीं थी। हमने, क्योंकि हम तो हायरार्की बनाते रहते हैं, तो हम देखिए। और एक जो रिलीजन है, बहुत बार कास्ट और रिलीजन दोनों सोशल ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। सोशल ग्रुप समझते हैं? यस। सोशल ग्रुप का मतलब कि हम जो कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप होते हैं, हाँ, कम्युनिटी बेस्ड भी होते हैं, रीजन बेस्ड भी होते हैं। बहुत बार दे अस और दे ग्रुप होता है कि हम अच्छे हैं, बाकी लोग खराब हैं। तो बहुत बार रिलीजन और कास्ट सोशल ग्रुप की तरह काम करते हैं। तो बहुत सारी खराबियाँ जिसको हम रिलीजन की खराबी समझते हैं, वो वहाँ से आती हैं। वो रिलीजन नहीं भी होता तो हम करते। देखिए, बहुत सारी हमने अपनी जो ह्यूमन नेचर की खराबियां हैं, वो रिलीजन पे थोप दी है, डजंट इट? एग्रीड और नॉट? ये जो हायरार्की है, ये ह्यूमन नेचर है, ये नहीं भी होता रिलीजन ना। इन्वेंशन अगर रिलीजन का नहीं भी होता तो हमने हायरार्की ज़रूर बनाई होती। होमो हायरार्कियस एक पूरी बुक है, वो ये कहती है कि परहैप्स ये 2015 में या कभी लिखी गई है, या और पहले लिखी गई है, मैंने भी बहुत ज़रा सी पढ़ी है। तो वो यस प्रमोद पढ़िए सी। यस, चलिए, लगता है हमारा डिस्कशन खासा मतलब दिमाग पे टैक्सिंग हो गया, isn't it? थक गया दिमाग। नहीं सर, बहुत अच्छा नहीं, अच्छा तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अगर आपके दिमाग को चैलेंज किया जाए तो बहुत बार दिमाग को थका देता है। क्योंकि हम तो कंफर्ट जोन में रहने के आदी है ना, कि ऐसे ही चल रहा है, सब बढ़िया है ना। तो वो बढ़िया वाली चीज़ अगर आप उसको चैलेंज करें तो बहुत बार दिमाग थक जाता है, सर में दर्द भी होने लगता है, isn't it? तो थोड़ा, लेकिन सोचिएगा ज़रूर। ओके,
क्योंकि मुझे हमेशा